Hello aspirants, welcome to my channel Judiciary with Ruchi. How are you all guys? So, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं गाइस तो प्लीज़ जाके उन्हें देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। कल हमने एविडेंस कर लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ एविडेंस पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरीके के काइंड्स ऑफ एविडेंस होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है कि भाई कौन कौन तरीके के एविडेंस हो सकते हैं, दिए जा सकते हैं, पर ब्रॉडली जो है हम उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से यूज़ में होते हैं। तो दो तरीके के एविडेंस होते हैं ब्रॉडली जो क्लासीफाई किए गए हैं। एक होता है डायरेक्ट एविडेंसेस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंसेस वो होते हैं जो कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री होते हैं। एज इन ओरल एविडेंस, टेस्टिमनी जो विटनेसेस ने दी हैं कोर्ट में, वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे गए हैं कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए, वो आपके डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। उनको हम ओरिजिनल एविडेंस भी बोलते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस में हम बेसिकली सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टॉपिक, तो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डायरेक्ट एविडेंसेस देख लेते हैं। सो डायरेक्ट एविडेंसेस से आप लोग क्या समझते हैं? सी, these are those evidences, these are those testimonies जो विटनेस दे रहे हैं, विटनेस एंड द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड। सो हाउ इज दिस? पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझते हैं। अब ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो इस केस में सी जो है वहीं खड़ा था, उसने देखा कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। ही इज द आई विटनेस टू द क्राइम। जो भी हुआ वो सी ने देख लिया। तो इस केस में जो सी ने परसीव किया, सी ने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद अपने कानों से सुना, उसने अपने सेंसेस से ये खुद परसीव किया। तो ये जो एविडेंस सी देगा उसको हम डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में मानेंगे। क्यों? क्योंकि ही इज़ द आई विटनेस, ही हिमसेल्फ सॉ यू। ओरिजिनली जो अराइज हुआ है ये वहीं से हुआ है, सी ने खुद देखा, खुद सुना। तो ये जो है आई विटनेस जो ये बनेगा, ये डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा, इसलिए हम इनको ओरिजिनल एविडेंस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि सी ने खुद परसीव किया तो वो डायरेक्ट हो गया। अगर यही चीज़ सी ने ना देख के किसी और ने देखी होती, मान लीजिए सी ने डी को बोला कि यार मैंने ऐसे ऐसे देखा था, तो डी जो स्टेटमेंट देगा अपनी कोर्ट में, वो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मानी जाएगी, वो यहाँ पे हियर से मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो खुद परसीव नहीं किया है, उसने उसे खुद नहीं सुना, ना ही उसने खुद देखा, उसने सी की सुनी हुई बातों को दोहराया। तो वहाँ जो एविडेंस हो जाएगा वो हियर से स्टेटमेंट आ जाएगी। जनरली एडमिसिबल नहीं होते हैं हियर से एविडेंस, बट कुछ केसेस में हो भी जाते हैं, हम डील करेंगे बाद में। तो ये था। अब सबसे मेन चीज़ क्या है डायरेक्ट एविडेंसेस में, कि हम यहाँ पे फैक्ट इन इशू जो है हमारा, जो एग्जिस्टेंस में हमारा फैक्ट इन इशू है, वो एक्चुअली हम प्रूफ करना चाह रहे हैं थ्रू डायरेक्ट एविडेंसेस, राइट। जो भी हम दे रहे हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन है ना फैक्ट इन इशू का रिलेवेंट फैक्ट के साथ। फैक्टम प्रोबेंडम आपने पढ़ा था, फैक्ट इन इशू का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, डायरेक्टली वो बता रहा है कि भाई किसने किसने किया, उसने खुद देखा है, तो वो डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, इसमें हम जो चीज़ कोर्ट को देखनी होती है वो देखिए कोई इन्फरेंस ड्रॉ नहीं हो रही है। कोर्ट किसी भी तरीके से किसी प्रिजम्पशन को रेज नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है एज इट इज़ है, आई विटनेस ने देखा है, टेस्टिमनी दी गई है, कोई वीडियो दी गई है, वो सब चीज़ें इसमें फॉल कर जाएंगी क्योंकि वो डायरेक्टली आ रही हैं। ठीक है, तो इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं हो रही है। नो इन्फ्रेंस एंड प्रिजम्पशन, सो दैट इज़ वाई दे आर दी डायरेक्ट एविडेंसेस। ओके गाइज, समझ में आ रहा है? हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब सी इनके घर में आता है, ही इज़ अ गेस्ट।
बी का घर है, बी कुछ देर के लिए कहीं चला गया, उसका फ़ोन आया, ही वेंट फॉर द फोन। तो सी ने देखा कि ए ने बी की वॉच जो है चुरा ली, ही स्टोल बीज वॉच। तो सी ने जो यहाँ पे देखा कि हाँ भाई ए ने बी की वॉच चुराई है, ठीक है, तो ये जो सी स्टेटमेंट देगा वो यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगी एज अ डायरेक्ट एविडेंस, क्योंकि ही दैट इज द बी हिमसेल्फ परसीव्ड इट, उसने खुद देखा है ना ये, तो यहाँ पे ये जो टेस्टिमनी देगा वो डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे प्रूव की जा सकती है। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट एविडेंस। जनरली क्या आपको जितने भी दिए गए हैं उसमें ये है कि सॉरी गाइस, आप जो भी एविडेंसेस दे रहे हैं जो प्रूफ होगा कोर्ट में, इट इज़ थ्रू द डायरेक्ट एविडेंसेस। दिस इज़ द बेस्ट एविडेंस रूल गाइस, दिस इज़ द बेस्ट एविडेंस रूल, कि जिसने देखा है वो बता रहा है, जिसने सुना है वो बता रहा है, जिसने देखा है वो बता रहा है। तो ये बेस्ट एविडेंस रूल हो जाएगा डायरेक्ट एविडेंसेस जो हैं हमारे, क्योंकि ये इंसान की पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? पर्सनल नॉलेज पे। बंदे ने खुद देखा सुना है, डायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू ही आपको प्रूव करना होगा। व्हेन देयर आर नो डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल, तो कोर्ट रिजॉर्ट करता है रिजॉर्ट्स टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई टेस्टिमनी देने के लिए विटनेस अवेलेबल नहीं है भाई, वहाँ मौजूद ही नहीं है कोई, किसी ने देखा ही नहीं। जैसे आप जानते हैं आरुषि तलवार का केस था, उस केस में क्या हुआ था, उस केस में कोई भी उनके पास आई विटनेस नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा सुना कि क्या वहाँ पे हुआ। तो उस केस में जो भी हम कोर्ट ने डिसीजन लिए वो किस बेसिस पे लिए? दे टुक ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, क्योंकि वहाँ पे सर्कमस्टांसेस थे। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस को हम आगे पढ़ेंगे, बट इससे पहले जो डायरेक्ट एविडेंस का मैं आपको बताया है वो आपको समझ में आ रहा है। द पर्सन हु हिमसेल्फ परसीव द फैक्ट्स इज सेड टू बी द डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। नाउ इसके बाद हम कर लेते हैं दूसरा, जिसको हम इनडायरेक्ट एविडेंस तो भी हम करेंगे, उनको क्या कहते हैं कैसे कहते हैं वो भी करेंगे, पर इसके अलावा भी कुछ एविडेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ओरिजिनल एविडेंसेस कौन से होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस को ओरिजिनल एविडेंस भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो उनसे परसीव किए गए हैं, बिकॉज इट इज़ इन द पर्सनल नॉलेज। उसी तरीके से होंगे हमारे अनओरिजिनल। सो अनओरिजिनल जो हमारे एविडेंस होंगे, बेसिकली जो बंदे ने खुद परसीव नहीं करे वो होंगे, दैट इज़ द हियर से आपके एविडेंस इसमें आ जाएंगे। आपके सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है कहीं से, वो भी इसमें फॉल कर जाएगी, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट की गई है किसी के थ्रू, वो इन सब कैटेगरीज में आ जाएगी, बिकॉज दे आर अनओरिजिनल। वो खुद किसी ने परसीव नहीं करे, उन्हें किसी के थ्रू ये चीज़ पता चली है। इमीडिएट ऑब्जर्वेशन नहीं थी। अगर किसी ने खुद ऑब्जर्व किया है, देयर वाज नो इमीडिएट ऑब्जर्वेशन, अगर बंदा खुद ऑब्जर्व करता तो वो फॉल कर जाता डायरेक्ट एविडेंस की कैटेगरी में। एक तरीके का तो ये हो गए। अब क्या होते हैं, कुछ होते हैं आपके, जैसे इस वाले केस का तो मुख्तार सिंह का केस है, इस पर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू द सब्सटैंटिव एविडेंस। सब्सटैंटिव एविडेंस होते हैं, these are very important piece of evidences because they are itself important to reach to the conclusion, ठीक है ना। इन सब्सटैंटिव एविडेंस बेसिकली जो वो होते हैं जिन पे कोर्ट रिलायबल होता है, रिलाई कर सकता है टू कम टू द डिसीजन ऑफ द केस, कि फाइनल डिसीजन जो भी प्लेस करना है कोर्ट को, कोर्ट इनके बेसिस पे कर सकता है। बेसिकली डायरेक्ट एविडेंसेस जो होते हैं वो आपके एक तरीके से सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होंगे।
टू रीच टू द कंक्लूजन, टू रीच टू डिराइव टू द डिसीजन ऑफ द केस। तो वो हो जाएंगे आपके सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इनके बेसिस पे कोर्ट खुद जजमेंट पास कर सकती है। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। नाउ देयर आर सम थिंग्स कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि उसको अपना जो केस है ना हैज़ टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मीन्स कि प्रोसिक्यूशन जो आपको अपना जो केस करना है प्रूव, वो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करना है। मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या एक्यूज ने वो वाला क्राइम कमिट किया है या नहीं किया। अगर इन केस कोर्ट को डाउट है कि हाँ भाई देयर इज अ डाउट कि शायद एक्यूज ने क्राइम ना कमिट किया हो, तो ही विल बी एक्विटेड। दिस इज द वन थिंग। नाउ नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस क्या होते हैं कि इनको हम नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस जो होंगे या तो वो कॉरोबोरेट करेंगे। कॉरोबोरेट मीन्स सपोर्ट। कब कॉरोबोरेट करेंगे किसको? सब्सटैंशियल एविडेंस को। सी सब्सटैंशियल मीन्स इन इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉरोबोरेट्स मीन्स कि कॉरोबोरेटिव जो कर रहा है सब्सटैंशियल एविडेंस को, मतलब आपके पास जैसे ये ने मर्डर किया, आपने आई विटनेसेस भी देख लिए, ठीक है, वो सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस कि हाँ भाई इस बंदे ने देखा है। बट क्या हो रहा है कि और जो वहाँ पे आसपास लोग थे जिन्होंने देखा उन्होंने तो बता दिया, उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी बताया कि हाँ भाई उन दोनों की फ़ाइट हो रखी थी 1-2 दिन पहले, उन दोनों में बड़े गुस्से में था, ए ने बी को पहले धमकी दे दी थी। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब इनको कॉरोबोरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सब्सटैंशियल एविडेंस को। तो वो हो जाएंगे आपके नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस। बेसिकली हम इसकी क्रेडिबिलिटी, विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी यहाँ की भी कितना क्रेडिबल है, कितना उस पर रिलाई किया जा सकता है, उसको हम या तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, असब्सटैंटिव एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सब्सटैंटिव एविडेंस को। कि अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं सर इसने देखा था पर ये तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे, उस वक्त तो वो अवेलेबल ही नहीं था, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो 2 तरीके की ये चीज़ें हैं। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे कुछ होते हैं सफिशिएंट एविडेंस। देखिए ये सब आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रही हूँ, मेंस में प्री में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आप देखिए आने वाले टाइम में आप लोग जज बनने वाले हैं, तो जजेस का काम क्या है? जजेस का काम है सारे एविडेंसेस को देख के और एक डिसीजन देना। तो यू शुड नो दैम, आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके के एविडेंस हैं और उनका किस तरीके से यूज़ किया जाना है। अल्टीमेटली द ऑब्जेक्ट इज़ टू गिव जस्टिस, राइट। तो सफिशिएंट एविडेंस कौन होंगे? जिनके बेसिस पे कोर्ट या तो कन्विक्ट करेगा या एक्विट करेगा, फैक्ट एंड इशू को डिसाइड करेगा, वो हमारे सफिशिएंट एविडेंस है। उनके बेसिस पे कोर्ट कर सकता है जहाँ पे कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं है, ठीक है, एक ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉरोबोरेटिव। एक बार हम इसको वैसे देख लेते हैं, कॉरोबोरेटिव एविडेंस। सी कॉरोबोरेटिव एविडेंस खुद में कुछ नहीं करेंगे। कॉरोबोरेटिव मीन्स कि अब किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ को सपोर्ट दे रहा है। तो सपोर्ट किस चीज़ को देगा? इट इज़ गिविंग द सपोर्ट टू द सब्सटैंशियल एविडेंस। अगर किसी केस में आपके पास सब्सटैंशियल एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कॉरोबोरेटिव की वैल्यू सिग्निफिकेंस 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट तो सब्सटैंशियल एविडेंस को करेगा। अब जहाँ आपके पास किसी इंसान की तरह किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई सबूत है ही नहीं, कोई आपके पास टेस्टिमनी नहीं है, किसी ने देखा नहीं, तो किस बेसिस पे आप उसे कॉरोबोरेटिव बनाएंगे? कॉरोबोरेटिव बनाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस चाहिए। अगर ये है तो कॉरोबोरेटिव एविडेंस कोर्ट देख लेगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ द टाइम टू प्रूव दैट इट इज़ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिर्फ ये रीज़न है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है, किस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें कॉरोबोरेट करना है, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा आपका कॉरोबोरेटिव एविडेंस जो सब्सटैंशियल एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है। याद रखिए कॉरोबोरेटिव एविडेंस खुद में से यूज़ नहीं आएंगे जब तक सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है। एक आपकी ये चीज़ हो गई।
नाउ अब हम आते हैं, एक आता है हमारे पास प्राइमा फेसी एविडेंस. प्राइमा फेसाई एविडेंस. See, what do you all understand by prima facie first? This is a maxim. This is called on the face of it. On the face. कोई बंदा है, ठीक है, एक ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, और उसके हाथ में नाइफ है, ठीक है. बी ने उसको, बी पूरा ब्लडेड है, वो पूरा ब्लडेड है, पूरे पूल में, ब्लड के पूल में सना हुआ है. तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि ए ने बी का मर्डर किया है, राइट. तो आपको ऑन द फेस दिख रहा है ना. दूसरे केस में कि एक बंदा है, सी और डी है, सी एंड डी हैं, और डी के ना बहुत सारी चोट लग रही है, मतलब ही इज़ वेरी इंजर्ड, इज इंजर्ड एंड वुंडेड. तो उसके वुंड्स को देखकर आप क्या पता लगाएंगे कि ही हैव बिन हर्ट, उसको किसी ने हर्ट किया है, उसको किसी ने इंजरी पहुंचाई है. तो उससे फेस से आपको दिख रहा है कि हाँ देयर इज सम इंजरी हैपन टू हिम. तो इस केस में जो है वो प्राइमा फेसी एविडेंस आपको मिल रहा है कि हाँ भाई इस बंदे के साथ झगड़ा हुआ है और इसको इंजरी हुई है. तो उसको देख के आप ये कंक्लूजन, ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं कि हाँ, कि या तो उसकी लड़ाई हुई है या वो कहीं गिरा है. वो फैक्ट इन इशू से हम कोरिलेट कर लेंगे. ये हो जाएंगे आपके प्राइमा फेसी एविडेंस. उसके अलावा होते हैं बेस्ट एविडेंस. सो बेस्ट एविडेंस रूल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो बेस्ट एविडेंस रूल को हम करते हैं. होप गाइज आपको समझ में आ रहा है, ना है तो प्लीज़ जस्ट गिव मी अ कमेंट, ओके. तो बेस्ट एविडेंस रूल जनरली इट इज़ सेड दैट कि एविडेंस मस्ट बी गिवन एंड दैट शुड बी द बेस्ट एविडेंस दैट शुड बी गिवन इन एवरी केस. मतलब हर केस में आपको बेस्ट एविडेंस देना है ताकि हम रीजनेबल डाउट को ख़त्म कर सकें कि हाँ भाई क्या एक्यूज़ ने वो चीज़ करी है या नहीं करी. अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्ट एविडेंस कैसे माने जाएंगे. मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, मैं एक आपको बता रही हूँ, ये ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एंड जो उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे टू टेल कि भाई ये कितना सही है कितना नहीं है, टू अराइव एट अ कंक्लूजन, टू डिसाइड फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, राइट. भाई डॉक्यूमेंट है, ये मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा कि भाई ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ था ही नहीं, इसने मुझे इतना डैमेज किया, इसने ब्रीच कर दिया और अभी मुझे कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहा. तो एज इन सिविल केसेस में बेसिकली यूज़ होगा ये. तो ये माना जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में टू चेक फॉर द इंस्पेक्शन, तो कोर्ट ही पता लगाए कि हाँ भाई ये एविडेंस जो दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कितना ऑथेंटिक है. अगर वो ओरिजिनल है तो इट इज़ द प्राइमरी एविडेंस, ठीक है ना. एक तो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा और दूसरा वो डायरेक्ट एविडेंस भी हो जाएगा ना. दिस इज इट. सो बेस्ट एविडेंस रूल कर रहे थे हम गाइस. बेस्ट एविडेंस रूल में क्या होता कि जनरली इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट और चीज़ों को कंसिडर नहीं करेगा. जैसे हमने बताया कि अभी प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस को हम प्रोड्यूस करते हैं. क्या जो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है वो खुद ही इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, वही प्राइमरी एविडेंस है. तो कोर्ट उसको देख के पता लगाएगी कि वो ओरिजिनल एविडेंस है या नहीं है, क्या उसमें सर्कमस्टांसेस है, कितना ऑथेंटिक है, कितना एक्यूरेट है, वो चीज़ें कोर्ट करेगी. तो इसको देने के बाद भी कोर्ट कोई भी और एविडेंस ले सकती है. इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि उसको लगता है कि हाँ भाई कोई और इन्फीरियर एविडेंसेस ऐसे हैं जिनको कंसिडर करना ज़रूरी है, तो कोर्ट बुला लेगी. It will just order the parties to produce that document,
नेसेसरी फॉर अराइविंग एट द कंक्लूजन और द डिसीजन ऑफ द केस। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द बेस्ट एविडेंस रूल कि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, यही चीज़ हमने अभी कोरोबरेटिव वाली भी पढ़ी थी कि अगर कोर्ट सब्सटेंटिव एविडेंस हैं तो कोर्ट को अगर ये लगता है कि इसके अलावा जो कोरोबरेटिव एविडेंस भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इट विल रीच टू द कंक्लूजन। तो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द एविडेंसेस। नाउ जो इम्पोर्टेंट एविडेंस अब आ रहा है हमारे पास, दैट इज द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर केस में आपको डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, हर केस में आपको कोई आई विटनेस नहीं मिलेगा, कोई टेस्टिमनी देने वाला नहीं होगा। अभी मैंने आरुषि तलवार का केस बताया आप लोगों को, तो उसमें कोई नहीं था डायरेक्ट एविडेंस, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनको हम इन्फरेंशियल, क्योंकि इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं ना, हम इससे कोई कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या प्रिजम्पटिव क्योंकि प्रिजम्पशन रेज हो रही हैं। कोई डायरेक्ट ऐसे कोई एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम उस सर्कमस्टांस को देख के ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, हाउ वाज द फैक्ट इन इशू क्रिएटेड एंड हाउ आर द फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स विल बिकम रिलेवेंट एंड देन द डिसीजन विल बी पास्ड। सो बेसिकली ये है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस खुद तो कुछ नहीं कह रहे, बट दे आर थ्रोइंग द लाइट ऑन व्हाट हैपेंड। वो एक लाइट थ्रो कर रहे हैं कि बेसिकली क्या क्या हो सकता है हुआ हो। सो डायरेक्ट एविडेंस तो है ही अब से, जो तो बेस्ट है कि आप दे दो तो वो नेसेसरी है, पर अगर नहीं है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस पे पास की जा सकती है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में भी अगर आप रीजनेबल डाउट रेज हो रहा है तो कोर्ट उससे कन्विक्ट नहीं करेगा एक्यूज को। जो हाइपोथेसिस है, जो हम हाइपोथेसिस है क्या, जो हम हाइपोथेसिस रेज कर रहे हैं कि एक्यूज्ड कमिटेड द ऑफेंस, एक्यूज्ड कमिटेड द ऑफेंस, ये हाइपोथेसिस सिर्फ इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए, शुड बी कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। तो एक तो ये जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, ये चारों फ्रेंड्स हैं, ये लोग पार्टी कर रहे हैं। रात को क्या हुआ, इन सब की लड़ाई हो गई। तो ए बी सी डी चारों की लड़ाई हो गई और उसके बाद लड़ाई होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद लेट नाइट में ये तीनों डी के घर गए प्लान करके उसको मारने के लिए। तो जो इन्होंने तीनों गए इनके घर, पर किसी ने देखा नहीं, देयर वाज नो आई विटनेस कि भाई अंदर किसने किसको मारा। तो हम जो भी हैं सारी चीज़ें देखेंगे, ड्रॉ करेंगे कि भाई वहाँ क्या हुआ। अगर डी को ब्लड मिला, हमें सी का भी थोड़ा ब्लड मिला, वेपन पे किसी बी के निशान मिले। ठीक है, ये सब ने इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो रही है कि भाई ये हो रही है। तो इस केस में कोर्ट जांच करेगी तो पता चलेगा कि यार ए ने तो कुछ नहीं किया, ए तो जल्दी निकल गया था, बी का भी कुछ नहीं मिला तो बी भी चला गया। अब सारी प्रिजम्पशन ये रेज हो रही है कि जो सी है, सी गया था उसके पास और ए और बी तो आ गए थे, पर सी जो है उसका वेपन पे उसके निशान मिले हैं, उसका वहाँ पे सामान छूटा हुआ मिला है, उन दोनों की फाइट ज़्यादा हुई थी और सी ने धमकी भी दी थी कि हाँ भाई मैं तेरे को ना छोड़ूंगा नहीं। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, बेसिकली एक चेन क्रिएट हो रही है कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ, एक लूप सा क्रिएट हो रहा है, एक चेन सी क्रिएट हो जा रही है कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, कोई गैप नहीं है, कोई हमारे पास डाउट नहीं रहेगा कि हाँ भाई इसने नहीं किया। तो जब सारे ही एविडेंसेस, सारे ही प्रूफ इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सी ने डी का मर्डर किया, तो उस केस में सी को सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्ट किया जा सकता है, बट
रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार उसके बाद तो चला गया था, उस वक्त 10 बज रहे थे, तो 10 बजे तक तो वो ठीक था। अगर ये पता चलता है कि यार डी का मर्डर हुआ ही 12 बजे, उस वक्त तो वो था ही नहीं, 10 बजे तो अपने घर चला गया सी, मर्डर उसका 12 बजे हुआ है, तो उसमें अगर क्रिएशन ऐसी हो रही है कि हम नहीं पता लगा पा रहे, कोई हमारा बीच में हमारी चेन नहीं बन रही, वो टूट रही है, तो हम उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज अ डाउट, प्रोसिक्यूशन उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पा रहा है, राइट। तो हम इसको समझेंगे कंपैरिजन में डायरेक्ट एविडेंस की तरह। अगर हम इसको डायरेक्ट एविडेंस से कंपेयर करके समझेंगे तो हमें ये ईजिली समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बेस्ट एविडेंस तो डायरेक्ट एविडेंस ही है ना। जो आप प्राइमरी एविडेंस दे रहे हो वो आपका बेस्ट एविडेंस रूल होते हैं कि आपने इटसेल्फ ही वो चीज़ प्रोड्यूस कर रखी है। तो नहीं है तो इस केस में क्या होगा, ये है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स की कि किस तरीके से ये हमारे यूज़ में आता है। सी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है, अब इसका हम आरुषि तलवार वाला अगर केस डिस्कस करें तो क्या था, माँ बाप थे, नौकर थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि किया किसने है। तो कोर्ट उसमें वो देख रही थी कि कौन कितने बजे तक पहुंचा, कौन कौन वहाँ अवेलेबल था, कौन कौन वहाँ से निकल गया था, किस टाइम पे हुआ था। इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट भी चेक करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। पर बेसिकली जो इसके गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं उसके अराउंड ही सारा ये घूम रहा है। इसके बिना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं कंप्लीट होता। गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सी, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि कौन से केस में दिए गए थे गाइस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, प्लीज रीड इट। इट इज शरद बिरदीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस है, ठीक है। तो इस केस में जो गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जिनको हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं, इस केस को पंचशील नाम के केस से भी बोला जाता है। अगर आपके पास कभी भी आए, प्री में आए ये क्वेश्चन, तो पंचशील केस इज द सेम केस। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा था कि जो भी सर्कमस्टांसेस अवेलेबल हैं जिनसे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है, उसको हमें फुल्ली इस्टेब्लिश करना है। फर्स्ट इज द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसे गाइस, द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड should be fully established। अगर डाउट है कि नहीं किया तो गाइस वो नहीं माना जाएगा, उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बशर्ते इसमें और सारी चीज़ें होंगी, बट बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस बन जाते हैं जहाँ हमारे पास डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते। सेकंड कहा था कि जो सर्कमस्टांसेस हैं दे मस्ट और शुड बी एस्टैब्लिश्ड, मतलब जो गिल्ट हम कर रहे हैं ना, कंसर्न हाइपोथेसिस हम लेके चल रहे हैं, जो गिल्ट जो है वो मस्ट और शुड वर्ड यूज़ किया गया है कोर्ट के द्वारा कि मस्ट और शुड भी एस्टैब्लिश होना चाहिए एंड नॉट मे बी एस्टैब्लिश। अगर आपको डाउट है तो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ये शुड बी प्रूव्ड। नाउ थर्ड कम्स कि फैक्ट एस्टैब्लिश शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो फैक्ट्स हैं हमारे, कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस consistent with the guilt of accused। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ए और बी और सी की लड़ाई हुई,
सी ने जाके डी का मर्डर की जो भी हमने इलस्ट्रेशन देखी थी, तो ऐसा कोई भी फैक्ट अगर वो बता रहा है कि हाँ भाई सी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हम उस केस में सी को कन्विक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी हाइपोथेसिस हमें ये बता रही है। हम जो उसको इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार हो भी सकता है कि उसने ना किया हो। कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट मतलब उसके साथ साथ शुड बी सपोर्टिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज। अगर ये पता चल रहा है कि एक्यूज ने वो कमिट नहीं किया तो हम उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे। दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट द सर्कमस्टांसेस जो हैं should be conclusive in nature, conclusive होने चाहिए। हमें उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उस चेन को कंसिडर करते हुए हमें यही समझ में आ रहा है कि जो एक्यूज्ड है उसी ने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, सो अगर उससे अगेंस्ट जा रहा है, अगर हाइपोथेसिस आपने ये कर रखी है कि हाँ भाई गिल्ट है, एक्यूज ने गिल्टी है, बट वो कुछ और एविडेंसेस ऐसे आपके सामने आ रहे हैं जहाँ पे ये लगता है कि उसने कमिट नहीं किया मर्डर, तो वो क्राइम नहीं किया या वो मर्डर नहीं किया, तो उस केस में वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली इट शुड बी अ चेन ऑफ एविडेंस। नाउ मेन इंपॉर्टेंट ये कि इसके अंदर ना हम चेन ऑफ एविडेंस बनाते हैं, क्योंकि एक वो आपने सुनी होगी, देयर इज अ सेइंग, अ विटनेस में लाई बट नॉट द सर्कमस्टांसेस। तो विटनेस तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि जो चेन है हमारी एविडेंस की, चेन ऑफ एविडेंस है हमारी, मस्ट बी कंप्लीट, मस्ट बी कंप्लीट। ये चेन कंप्लीट होनी चाहिए एज टू नॉट लीव any reasonable doubt, any reasonable doubt about what conclusion consistent with the innocence of the accused। अगर हमें लग रहा है कि accused innocent है, उसने नहीं किया, there is inconsistency between the guilt and the crime, तो हम उसको, चेन ऑफ एविडेंस हमारी कंप्लीट नहीं होगी, वो टूट जाएगी और इसी तरीके से हम उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स आर जस्ट होवरिंग अराउंड द वन मेन थिंग, कि हमें जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से पता लग रहा है वो सारी चीज़ें कंबाइन होके सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ, एक ही हाइपोथेसिस की तरफ लेके जा रही हैं कि हाँ भाई जो ये क्राइम कमिट हुआ है वो एक्यूज़ ने किया है। कुछ कॉरोबरेटिव एविडेंस वगैरह देख के या कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस हमारे पास आते हैं कि हाँ भाई वो कह रहे हैं कि उसने नहीं किया। जैसे अब हम रिलेवेंसी करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि भाई वो बंदा तो प्रेजेंट नहीं था, प्ली ऑफ एलिबाई लगा हो रही है, वो हो ही नहीं सकता। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसे रीजनेबल डाउट के को करके उसे हम कन्विक्ट नहीं करेंगे, ही विल बी एक्विटेड। ठीक है, कन्विक्शन सिर्फ होना चाहिए जब रीजनेबल डाउट नहीं है। दिस इज़ अ ब्रॉड प्रिंसिपल इन क्रिमिनल केसेस, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें एक लास्ट सीन थ्योरी का भी कंसेप्ट है और मेडिकल विटनेसेस का भी है, मेडिकल एविडेंसेस भी आएंगे, हियर से एविडेंसेस भी आएंगे। ठीक है, आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी आएंगी। हम वो सारी चीज़ें कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। तो बेसिकली आपको एक ब्रॉड आइडिया तो मिल गया है। कल हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे और साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना, विद एग्जाम्पल्स आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्कमस्टांशियल एविडेंस। कुछ और चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। सो इन एंड ऑल एक एग्जाम्पल लेके मैं कंक्लूड कर रही हूँ। ABC हैड अ पार्टी, C का मर्डर हो गया। A एंड B में से A जो है ही वेंट टू दुबई, वो दुबई चला गया। B ने C को धमकी दी कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू मुझसे बच के रही हो। ठीक है, 2 दिन बाद पता चलता है कि इसका मर्डर हो गया। घर जाके देखा तो B के फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी मिले, C का हमें मर्डर
वेपन भी मिला हमें, और जितने भी सारे सर्कमस्टांसेस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई बी ने सी का मर्डर किया होगा। तो ये इस तरीके से जब हम करेंगे, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं था, तो जो सर्कमस्टांसेस की चेन फॉर्म हो रही है वो हमें यही बता रही है, वी आर गोइंग टू द हाइपोथेसिस दैट द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, दैट ही कमिटेड द ऑफेंस, इट इज़ कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें अब इसके साथ साथ जैसे जैसे चलते जाएंगे ना, तो और एविडेंसेस को हम ब्रॉडली एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो टुडे दिस वॉज इट, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन, सी यू टुमारो, बाय बाय।